तो आज का आपका टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। देखेंगे इस लेक्चर में कि मेनिंजाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, सब कुछ देखने वाले हैं मेनिंजाइटिस से रिलेटेड। ये लेक्चर आपको बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी और बीएससी तीनों सिलेबस में दे रखा है ये टॉपिक। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेनिंजाइटिस से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जनरली। तो मेनिंजाइटिस को आज डिटेल में समझेंगे, ब्रेन की लेयर को खोल के देखेंगे, सीएसएफ को देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको बस मेरे को ध्यान से सुनना है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो लेक्चर में ही पूरा मेनिंजाइटिस आपको याद हो जाएगा। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मेनिंजाइटिस की एक कहानी सुनते हैं, फिर आपको मेनिंजाइटिस का बेसिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ रफ पेज पे और यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि मेनिंजाइटिस होता क्या है जनरली। देखिए, ये हमारा ब्रेन है, सपोज दिस इज द ब्रेन, ओके। और ये हमारी स्पाइनल कोड है, सपोज दिस इज द स्पाइनल कोड। तो ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कोड के ऊपर, दोनों के ऊपर कवरिंग्स होती है, ठीक है। 3 लेयर की कवरिंग होती है इस तरह से, 1 2 3, 3 लेयर की कवरिंग होती है। और इन 3 लेयर को मिला के हम बोलते हैं मेनिंजीज। ब्रेन के ऊपर देख लो चाहे स्पाइनल कोड के ऊपर देख लो, 3 लेयर की कवरिंग होती है। वो 3 लेयर में आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। 1, कलर चेंज करके बनाते हैं, 2 एंड दिस इज 3, ओके। एंड सपोज यहाँ पर जो है ब्रेन है अंदर की तरफ, यहाँ पर क्या है, दिस इज द ब्रेन, ओके। ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया ये ब्रेन है। ये आप ले लो स्पाइनल कोड। तो ब्रेन के ऊपर या स्पाइनल कोड के ऊपर 3 तरह से कवरिंग देखने को मिलेगी, 3 लेयर आपको देखने को मिलेगी। जो सबसे पहली लेयर होती है जो कि एसोसिएटेड होती है ब्रेन से या फिर आप बोल लो स्पाइनल कोड से, जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो होती है पाया मैटर। क्या नाम है बच्चों इसका? पाया मैटर, ओके, पाया मैटर। और यहाँ पर जो सेकंड लेयर आपको दिख रही है, दिस इज अरेकेनॉइड। क्या नाम है बच्चों? अरेकेनॉइड, ओके। और जो सबसे बाहर की लेयर होती है, दिस इज द ड्यूरामेटर। क्या नाम है इसका बच्चों? ड्यूरामेटर, ओके। ठीक है सर, ये हो गई ड्यूरामेटर। यहां तक आपको क्लियर है? जो अंदर अंदर की लेयर होती है वो होती है पायोमेटर, जो मिडिल लेयर होती है वो होती है अरेकेनॉइड, और सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो होती है ड्यूरामेटर। यहां पर मैंने आपको बताया कि ब्रेन में 3 कवरिंग होती है या फिर स्पाइनल कोड में 3 कवरिंग होती है। जो सबसे अंदर की होती है वो होती है पायामेटर, जो मिडिल लेयर होती है वो होती है अरेकेनॉइड, और जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है ड्यूरामेटर। तो यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई, अंदर ही अंदर की पायामेटर, उसके बाद जो मिडिल आती है वो होती है अरेकेनॉइड, और जो सबसे बाहर होती है वो होती है ड्यूरामेटर। अब एक बात बताओ, जो बाहर होगी, सपोज अंदर ब्रेन है, दिस इज द ब्रेन, ओके, या स्पाइनल कोड मान लो। तो जो सबसे बाहर की लेयर होगी ड्यूरामेटर, इसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन करने का, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखेगी। प्रोटेक्शन का काम किसका होगा? ड्यूरामेटर का। ये हार्ड लेयर होती है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई कि जो ड्यूरामेटर होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, सबसे बाहर की लेयर है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरामेटर सबसे बाहर की लेयर है, वो प्रोटेक्शन का काम करती है। अब जो अरेकेनॉइड की मैं बात कर रहा हूं, ये अरेकेनॉइड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेमिलियन का। मेमिलियन का स्पेशल फीचर है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप मैमल हो, क्या प्रूफ है, तो हमारे पास अरेकेनॉइड है। अरेकेनॉइड सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलती है। ये लेयर जो है सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलती है। और फिर अगर कोई पायामीटर के बारे में पूछे तो आप बोल देना ब्रेन या स्पाइनल कोड से जो अटैच होती है, जो अधेर होती है, अधेर मतलब चिपकी हुई होती है, जो अटैच होती है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, उसे हम कहते हैं पायामेटर। तो ब्रेन की 3 लेयर होती है, पायामेटर, अरेकेनॉइड, ड्यूरामेटर, या फिर आप बोल लो स्पाइनल कोड के ऊपर 3 लेयर होती है, पायामेटर, ड्यूरामेटर, अरेकेनॉइड। अब इन तीनों लेयर को मिलाकर, ये तीनों लेयर को मिलाकर हम बोलते हैं मेनिंजीज। क्या बोलते हैं बच्चों? मेनिंजीज।
और इस मेनिंजीज में किसी भी तरह से इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो बैक्टीरिया करे, वायरस करे, या हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही कर दे, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए, तो किसी भी तरह से इन तीनों लेयर में मेनिंजीज में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे कहेंगे मेनिंजाइटिस। क्या कहेंगे बच्चों? मेनिंजाइटिस। तो व्हाट इज मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस होता क्या है मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस मेनिंजीज में इन्फ्लामेशन, मेनिंजीज में इन्फेक्शन। जो हमारी तीन लेयर है, पायामेटर, वेट ए मिनट, पायामेटर, अरेकेनोइड, ड्यूरामेटर, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? मेनिंजीज। और इन मेनिंजीज में या तो बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या ऑटो इम्यून की वजह से किसी भी तरह से इन्फेक्शन आ जाए तो इन मेनिंजीज में, इन तीनों लेयर में, इन मेनिंजीज में इन्फेक्शन हो जाए, आई का मतलब इन्फेक्शन, तो उसे हम बोलेंगे मेनिंजाइटिस। सो व्हाट इज मेनिंजाइटिस? मेनिंजीज में इन्फेक्शन होना। एंड व्हाट इज मेनिंजीज? थ्री लेयर, पायामेटर, अरेकेनोइड, ड्यूरामेटर, जो कि कवरिंग होती है ब्रेन पर एंड स्पाइनल कोड पर, किसी पे भी आप ले लो, दोनों पे होती है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि दिस इज द पायामेटर, जो सबसे अंदर होती है। फिर मैंने आपको बोला कि ये अरेकेनोइड है, जो मिडिल होती है। फिर मैंने आपको बोला जो सबसे बाहर होती है वो होती है ड्यूरामेटर, ये मैंने आपको बोला। अब एक बात ध्यान रखना, इन तीनों को मिला के तो हम क्या बोल रहे हैं? मेनिंजीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? मेनिंजीज। ओके। पर अगर सिर्फ मैं यहाँ पे दो लेयर की बात करूं, पायामेटर और अरेकेनोइड, दिस टू लेयर, पायामेटर एंड अरेकेनोइड, तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं लैप्टोमेनिंजीज। क्या बोलते हैं बच्चों? लैप्टोमेनिंजीज। ठीक है सर, क्लियर हो गया कि इन तीनों को अगर मिला दो तो मेनिंजीज, पर सिर्फ अरेकेनोइड और पायामेटर को मिला के देखो तो इन दोनों को हम बोलते हैं लेप्टोमेनिंजीज। ठीक है, तो सिर्फ पायामेटर, यहां पर अगर मैं लिख दूं कि पायामेटर जो इनर है और अरेकेनोइड जो मिडिल लेयर है, दोनों को मिला के लेप्टोमेनिंजीज, और पायामेटर, अरेकेनोइड और ड्यूरामेटर तीनों को मिला के बोलते हैं मेनिंजीज। क्लियर है यहां तक? यहां तक भी क्लियर है सर, आगे बताओ। चलिए आगे बताते हैं। सबसे पहले लेयर बनाता हूं मैं पायामेटर, जो कि सबसे अंदर की होती है, फिर अरेकेनोइड, और सबसे बाहर कौन सी होती है? अब तो याद हो गया होगा, ड्यूरामेटर। काम क्या है इस ड्यूरामेटर का? प्रोटेक्शन करना। अरेकेनोइड क्या है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमिलियन। ओके, चलिए अब देखिए, ये जो स्पेस है यहाँ पर, ये वाला स्पेस मैं आपको बताता हूं, वेट। ये जो स्पेस है पायामेटर और अरेकेनोइड के बीच में, इसको हम बोलते हैं सब अरेकेनोइड स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों? सब अरेकेनोइड स्पेस। क्लियर है? कौन से स्पेस को? पायामेटर और अरेकेनोइड के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं सब अरेकेनोइड स्पेस। और इसी स्पेस में, इसी सब अरेकेनोइड स्पेस में आपको देखने को मिलता है CSF, जिसका मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या देखने को मिलता है? CSF देखने को मिलता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड देखने को मिलता है। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया? ये हो गई पायामेटर, ये हो गई अरेकेनोइड, और ये हो गई ड्यूरामेटर। पायामेटर सबसे अंदर, अरेकेनोइड बीच की, ड्यूरामेटर जो है सबसे बाहर की। उसके बाद आपने बोला पायामेटर अरेकेनोइड के बीच में जो स्पेस है, जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा, इसको हम बोलते हैं सब अरेकेनोइड स्पेस। ऐसे इसका मतलब सब अरेकेनोइड स्पेस, जिसमें देखने को मिलता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। ओके, अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में 500 ml CSF रोज बनता है। 500 ml CSF बनता है हमारी बॉडी में। पर अगर मैं एक टाइम पर देखूं तो वो जो गैप था ना, यहाँ पर सबसे अंदर पायामेटर, फिर अरेकेनोइड और फिर ड्यूरामेटर, पायामेटर, अरेकेनोइड, ड्यूरामेटर, और ये जो गैप था ना, ये दिस वन जो मैंने आपको बोला सब अरेकेनोइड स्पेस, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ 150 ml CSF मिलता है। ऐसा क्यों? सर बॉडी में बनता तो 500 ml CSF है, पर जब आप सब अरेकेनोइड स्पेस में देख रहे हो, जो कि पायामेटर अरेकेनोइड के बीच का स्पेस है, तो वहां पे सिर्फ 150 ml CSF देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि बन 500 ml रहा है, और जब मैं चेक करता हूं, कभी भी चेक करूं, तो उस स्पेस में मुझे सिर्फ 150 ml CSF देखने को मिलता है। तो बाकी का गया कहां? कहां गया बताओ? मैं बताता हूं। जो बाकी का है 500 में से अगर 150 गया तो मेरी मैक्स अच्छी है, तो लगभग 350 ml। तो ये 350 ml गया कहां? 350 ml गया कहां सर? तो ये जो है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि CSF जो है काफी न्यूट्रिशनस होता है, और इसी CSF की वजह से हमारे ब्रेन में बायोन्सी होती है। बायोन्सी का मतलब होता है
मतलब प्रोटेक्शन करके रखती है, शॉक एब्जॉर्बर होती है। क्या होता है, सीएसएफ से हमारा ब्रेन जो है शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मदद से। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना 350 ml, ये कहीं नहीं गया, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। क्लियर है? तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए। मेनिंजिस बता रखा है, ठीक है। मेनिंजिस होता क्या है, मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस कहते हैं। 3 लेयर होती है, और यहाँ पे आपको मैंने दिखा रखा है, देखिए। ये जो ग्रीन लेयर सबसे अंदर मैंने बना रखी है बिल्कुल चिपका के, दिस इज पायामीटर। उसके बाद आप देख सकते हैं ड्यूरामीटर सबसे बाहर है, और अरेकिनोइड मैंने रेड कलर से बना रखी है जो कि मिडिल लेयर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्पेस मैंने दिखा रखा है पायामीटर और अरेकिनोइड के बीच में। ये जो ग्रीन कलर से पायामीटर, अरेकिनोइड रेड कलर से, और इसके बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस, इस स्पेस को मैंने बता रखा है सब अरेकिनोइड स्पेस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैंने आपको बोला था कि 2 लेयर पायामीटर और अरेकिनोइड को मिला के हम बोलते हैं लेप्टोमेनिंजिस, और तीनों को मिला के हम बोलते हैं मेनिंजिस। अगर ड्यूरामीटर, अरेकिनोइड और पायामीटर तीनों मिला दूं तो मेनिंजिस, पर अंदर की 2, सबसे अंदर की पायामीटर और बीच के अरेकिनोइड मिला दूं तो लेप्टोमेनिंजिस। क्लियर है? ये देखिए 500 ml CSF बनता है, पर 150 ml ही मिलता है। जो 350 ml है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। चलिए, और एक बात और ध्यान रखना, हमारा जो ब्रेन है ना, उसके पास कोई भी मॉलिक्यूल नहीं पहुंच सकता। सपोज दिस इज द ब्रेन, ओके, ये क्या है, बी से ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के ऊपर क्या होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर होती है, इस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये, इस तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर। तो कोई भी मॉलिक्यूल आसानी से ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अगर हर कोई ब्रेन तक पहुंचने लग गया तो फिर हर कोई इन्फेक्शन करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ब्रेन के पास बहुत ही शानदार बैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं BBB। सर एक बीबी तो समझ नहीं रही, आप एक बी और लगा रहे हो। हाँ जी, BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। और 2 नंबर में पूछा जाता है आपसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता क्या है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता क्या है, तो ये सिंपली ब्रेन की ब्लड वेसल है। क्या है बच्चों, ये ब्रेन की ब्लड वेसल जो कि प्रोटेक्ट करके रख रही है ब्रेन को। कोई भी मॉलिक्यूल ब्रेन में ऐसे ही नहीं पहुंच सकता, पहले उसको BBB से गुजरना पड़ता है। सर एक बीबी से गुजरने में मौत आ जाती है, आप BBB कह रहे हो, ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे ही गुजरेगा? ठीक है, चलिए। तो फिर भी इन्फेक्शन तो हो रहा है ना सर? आप एक बात बताओ, मेनिंजीज में फिर भी इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ, तो फिर वो कैसे हो रहा है, बताओ कैसे हो रहा है? क्योंकि आप कह रहे हो जब ब्लड ब्रेन बैरियर है, इतना प्रोटेक्टिव है, तो फिर कैसे कोई क्रॉस करके हमारी ब्रेन तक आ रहा है, कैसे कोई क्रॉस करके हमारी मेनिंजीज को इन्फेक्ट कर रहा है और मेनिंजाइटिस कर रहा है, कैसे? देखो, एक कारण तो है हमारी ही इम्यूनिटी हमारी ही वाट लगा दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यून सेल है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, वो फॉरेन पार्टिकल को, बैक्टीरिया वायरस को किल करती है। पर किसी जेनेटिक रीजन की वजह से अगर हमारी इम्यून सेल में चेंजेस आ गए या हमारे जेनेटिक एरर आ गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी इम्यून सेल हमारी नॉर्मल सेल को मारना शुरू कर देती है। तो उस कंडीशन में मेनिंजाइटिस हो सकता है। अगर हमारी ही इम्यून सेल, हमारी ही जो नॉर्मल सेल है, मेनिंजीज है, उनको किल करना स्टार्ट कर दे, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर दे, तो फिर उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारी ही इम्यून सेल हमें ही खत्म करने पर आ गई। देखो, जनरली तो खत्म नहीं करती। जो हमारी इम्यून सेल है ना, सपोज दिस इज इम्यून सेल, वो जनरली तो हमसे खुश रहती है, हमें खत्म नहीं करती, हमारी सेल को डैमेज नहीं करती, क्योंकि इसके पास सेल्फ टॉलरेंस की पावर होती है। सेल्फ टॉलरेंस का मतलब होता है कि हमारी इम्यून सेल हमारी सेल को नहीं किल करेगी। पर ये जब सेल्फ टॉलरेंस खत्म हो जाए, सेल्फ टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त करना, अगर ये बर्दाश्त करना खत्म हो जाए, फिर ये इम्यून सेल हमारी इस सेल को थक 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 किल। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक रीजन होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और कई बार जो है वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तरह से हो रहा है, या तो डायरेक्ट स्प्रेड हो रहा है, डायरेक्ट आपको इंट्राथिकल कोई भी इंजेक्शन अगर मैं दे रहा हूं। देखो, जैसे सपोज आपकी स्किन है या आपकी नोज है, तो नोज के थ्रू जो है आपकी ब्रेन तक पहुंच जाए वो सांस लेने के थ्रू, या फिर आपकी जो स्काल्प है उसके थ्रू वो अंदर पहुंच जाए, या फिर आपके लंबर से पहुंच जाए, आपकी स्पाइनल कोर्ड से पहुंच जाए, मतलब ये डायरेक्ट जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर डायरेक्ट स्प्रेड। व्हेन ए पैथोजन गेट इनसाइड द स्कल और स्पाइनल कॉलम
and then penetrate the meninges eventually up in the CSF. क्या हो रहा है, सबसे पहले वो पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। अब वो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, जो भी हमें बीमार करता है बैक्टीरिया या वायरस, उसे हम कहते हैं पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। When a pathogen get inside the skull or spinal column and then penetrate, और वो और अंदर चल जाएगा, कहां पे पहुंच जाएगा, मेनिंजीज के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट स्प्रेड, जिसमें डायरेक्ट जो है पैथोजन जो है हमारी मेनिंजीज के पास पहुंच गया। अब देखेंगे हेमाटोजीनियस स्प्रेड। क्या होता है हेमाटोजीनियस स्प्रेड, देखिए ध्यान से। तो देखिए हेमाटोजीनियस स्प्रेड का सीधा सा मतलब है कि पैथोजन का मतलब वही डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, जैसे ही एंटर हुआ हमारी ब्लड स्ट्रीम में, ये क्या करता है, एंडोथीलियल सेल जो होती है, जैसा कि आप सब जानते हो, जो हमारी ब्लड वेसल बनी होती है वो एंडोथीलियल सेल की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंडोथीलियल सेल होती है ना, इनमें जाके वो अटैच हो जाएगा पैथोजन। तो जैसे ही पैथोजन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा, वो जो है एंडोथीलियल सेल के साथ जाके अटैच हो जाएगा एंड मूव थ्रू द एंडोथीलियल सेल इन द ब्लड वेसल, जैसा कि मैंने आपको कहा। नाउ वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेगा, क्योंकि वो एंडोथीलियल सेल के साथ जा रहा है, ब्लड के साथ नहीं जा रहा, एंडोथीलियल सेल के साथ। जैसा कि मैंने आपको कहा पैथोजन काफी समझदार है, यह पैथोजन एंडोथीलियल सेल पे अटैच हो गया और ये इसके साथ अंदर जा रहा है। ब्लड के साथ तो ब्लड ब्रेन बैरियर रोक देती, पर अब नहीं रोक पाएगी और वो अंदर चल जाएगा। और अंदर जाने के बाद चाहे वो हेमेटोजेनियस स्प्रेड हो, मतलब ब्लड वेसल से पहुंचा हो, चाहे वो डायरेक्ट गया हो, अंदर जाने के बाद होगा क्या। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि ब्रेन है और ब्रेन में वो या तो हेमेटोजेनियस स्प्रेड के थ्रू पहुंचा या डायरेक्ट पहुंच गया। तो डायरेक्ट या हेमेटोजेनियस के थ्रू वो अंदर चल गया ब्रेन में। अब वो पैथोजन करेगा क्या, देखो। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस सीएसएफ में गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में गया, उसने अपना नंबर बढ़ाया और काफी मल्टीप्लाई करा, क्योंकि सीएसएफ न्यूट्रिशनस मीडियम है, तो इसने अपना नंबर बढ़ाया और काफी मल्टीप्लाई करा। अब सीएसएफ में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में होती है डब्ल्यूबीसीज। क्या होती है, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। और ये डब्ल्यूबीसी जो है इनको किल करना चाहेगी। तो डब्ल्यूबीसी देखती है यार ये तो बहुत सारे हैं, तो डब्ल्यूबीसी अकेली लड़ने नहीं जाती है, ये क्या करती है, बाकी इम्यून सेल को बुलाती है कि आ जाओ भाइयों, लड़ाई होने वाली है। तो ये डब्ल्यूबीसी रिलीज करती है साइटोकाइन। क्या रिलीज करती है बच्चों, साइटोकाइन। और ये साइटोकाइन की वजह से जितनी भी टी हेल्पर सेल है या इम्यून सेल है वो सारी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी ने देखा कि वो इतने सारे जो बैक्टीरिया वायरस है उनको हरा नहीं पाएगा, तो उसने साइटोकाइन रिलीज कर दिया। और जैसे ही साइटोकाइन रिलीज हुआ, सारी इम्यून सेल आकर इकट्ठी होने लगी, एक्यूमुलेट होने लगी हमारे ब्रेन के सीएसएफ में। और अगर ब्रेन के सीएसएफ में एक्यूमुलेट हुई, तो जैसा कि आप जानते हो, दिस इज द पायामीटर, दिस इज द अरेकिनोइड एंड दिस इज द ड्यूरामीटर। और यहां पर इस स्पेस में सीएसएफ है, इस स्पेस में सबरेकनोइड स्पेस में क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यहाँ पर जो है बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई किया, और जो सीएसएफ में डब्ल्यूबीसी थी, इसने सोचा कि यार इतने सारों को मैं हरा नहीं सकती, इसने साइटोकाइन रिलीज करके अदर इम्यून सेल बुला ली और अब अटैक होने वाला है। अब क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो। अब इतने सारे, एक तरफ बैक्टीरिया वायरस है और एक तरफ हमारी इम्यून सेल की पूरी टोली आई है, इस तरह से ये ग्रीन वाली इम्यून सेल है, ये आ चुकी है। अब इनमें लड़ाई होगी, और जैसे ही लड़ाई होगी इन्फ्लामेशन होगा। क्या होगा बच्चों, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यूनिट 1 में आपको दे रखा है और मैंने पढ़ा रखा है इन्फ्लामेशन क्या होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन में रेडनेस, हॉटनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सब होता है। ठीक है, कहीं भी लग जाती है आपको चोट तो आपको सूजन आ जाती है, आपका लाल हो जाता है वहां का एरिया, हीट होने लगता है। तो यहाँ पर भी अब सूजन आएगी, दर्द होने लग जाएगा और मेनिंजीज जो है खराब होने लग जाएगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन क्यों हुआ, क्योंकि हमारी इम्यून सेल तो बचाने जा रही है, किल करने जा रही है, और अगर लड़ाई होगी तो इन्फ्लामेशन तो होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो हमारी ब्रेन की लेयर्स है इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्हीं के इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस।
क्लियर है आपको? तो इस तरह से मेनिंजाइटिस होता है। एक बात और ध्यान रखना, ये मेनिंजाइटिस अलग चीज है और एक टर्म और आती है, मैं आपको बताता हूँ टर्म क्या है वो। एक टर्म है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस जो है ब्रेन का खुद का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, ब्रेन का इटसेल्फ का इन्फ्लामेशन होता है, खुद का इन्फ्लामेशन होता है, उसे हम कहते हैं एनसेफेलाइटिस। और मेनिंजाइटिस बिल्कुल अलग है, ब्रेन खुद इन्फ्लामेशन नहीं कर रहा, वो तो इम्यून से लाके टकरा रही है तब जाके इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। इसमें भी इन्फ्लामेशन तो हो रहा है पर ब्रेन का खुद का इन्फ्लामेशन नहीं है मेनिंजाइटिस में। पर अगर बात करूं एंसेफेलाइटिस, तो वो बिल्कुल अलग टर्म है, उसमें क्या होता है, ब्रेन का खुद का इन्फ्लामेशन होता है। ये बात क्लियर है आपको? ध्यान रखना, मेनिंजाइटिस अलग है और एंसेफेलाइटिस अलग है। एंसेफेलाइटिस में ब्रेन का खुद का इन्फ्लामेशन होता है और मेनिंजाइटिस में ब्रेन का खुद का इन्फ्लामेशन नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, ये सब हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि अगर आपको बैक्टीरियल ने इन्फेक्ट किया है, अगर आपको बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, अगर बैक्टीरिया की वजह से आपकी मेनिंजिस खराब हुई है, तो यहाँ पर WBC का अमाउंट कितना होगा और PMN मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड का अमाउंट कितना होगा। अगर वायरस ने अफेक्ट किया है तो अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पे अमाउंट लिखे हैं। फंगल ने अफेक्ट किया तो कितना अमाउंट होगा, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस हुआ है तो कितना अमाउंट होगा। तो WBC कितनी होगी हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वो लिखा है। बैक्टीरिया ने जब अफेक्ट किया, वायरस ने जब अफेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है। कोज मैंने आपको बता दिए, या तो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई फंजाई भी हो सकती है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको मेनिंजाइटिस जो है किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, तो वो एक्यूट मेनिंजाइटिस है। एक्यूट मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि ये जो मेनिंजाइटिस है ये सही भी हो सकती है, ये एक्यूट है। पर अगर आपको किसी फंजाई की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है तो वो क्रोनिक मेनिंजाइटिस होता है, काफी घातक। क्रोनिक का मतलब होता है घातक, तो क्रोनिक मेनिंजाइटिस मतलब काफी घातक, काफी सीवियर लेवल पे मेनिंजाइटिस अगर हुआ है तो उसे हम बोलते हैं क्रोनिक, और वो होता है फंजाई की वजह से। जबकि बैक्टीरिया और वायरस तो एक्यूट मेनिंजाइटिस ही करता है। न्यूबॉर्न बेबी को भी हो सकता है स्टेप्टोकोकाई या ई कोलाई से। चिल्ड्रंस में होता है, टीन्स में होता है, और इसका मोस्ट कॉमन कोज है नेजेरिया मेनिंजाइटिस। ओके चलिए, यहाँ पे आपको बता रखा है एडल्ट में हो सकता है, एल्डरली में हो सकता है, किसी भी एज में मेनिंजाइटिस जो है हो सकता है। वायरस में कौन कौन से वायरस कर रहे हैं, जैसा HIV की वजह से भी मेनिंजाइटिस होता है, मम्स की वजह से भी, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से भी, एंटेरो वायरस की वजह से भी। तो वायरस में कौन कौन से वायरस, फंजाई में कौन कौन सी फंजाई, यहाँ पे आपको दे रखी है। चलिए सिम्टम्स देखते हैं। न्यूकल रेजिडिटी, हेडेक, फीवर, ये तीनों तो आपको देखने को मिलेंगे। न्यूकल रेजिडिटी हो जाती है, हार्ड हो जाती है न्यूकल, और आपकी जो है हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ बहुत तेज फीवर आता है, तो ये क्लासिक ट्रायड है, मतलब ये देखने को मिलते ही हैं। तो ये जनरल सिम्टम्स है, एक तो न्यूकल रेजिडिटी, हेडेक एंड फीवर। उसके बाद है फोटोफोबिया और फोनोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, लाइट से डर लगना, एकदम अजीब लगना, तेज लाइट सहन नहीं कर सकता वो, जो ब्राइट लाइट होती है ना उससे डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है पेशेंट को। और फोनोफोबिया मतलब तेज शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो तेज साउंड को बर्दाश्त ना कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि उसको मेनिंजाइटिस है, कई लोग होते हैं जो तेज साउंड को ना भी बर्दाश्त कर सके। पर मैं आपको बता रहा हूँ मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स, के मेनिंजाइटिस के लक्षण क्या क्या हैं। फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, फीवर, हेडेक, न्यूकल रिजिडिटी, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में। चलिए अब देखते हैं डायग्नोसिस। तो सबसे पहला है कैर्निक साइन। कैर्निक साइन क्या होता है, जब आप लेटे हुए हो, मान लो इस पोजीशन में आप लेटे हुए हो और आपने एक लेग जो है, एक पांव जो है ऊपर किया है इस तरह से। तो जब आप लेटे हुए हो और आपने एक पांव ऊपर किया है तो आपकी पीठ में बहुत तेज दर्द होगा, ये होता है कर्निक साइन। ओके, एक होता है ब्रोडजिंस्की साइन। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आप लेटे हुए हो और अगर आपने लेटे लेटे आपने सिर ऊपर किया तो आपके ये जो नीज है ये अपने आप ऊपर हो जाएंगे, ये होता है ब्रोडजिंस्की साइन। तो ये कुछ साइंस आपको दे रखे हैं, आपको नाम नाम याद रखने हैं। डायग्नोसिस है, ठीक है, मतलब हम कैसे पता करें कि आपको मेनिंजाइटिस है या नहीं। तो सबसे पहला है कर्निक ब्रोडजिंस्की साइन,
ठीक है सर, ये दोनों तरीके हमें समझ में आ गए। एक तो होता है कर्निक साइन, एक होता है ब्रोडजिंस्की साइन। अब थर्ड है लंबर पंचर। हम क्या करते हैं, पेशेंट को खड़ा करते हैं या लेटा दो यार, तुम्हारा जैसा मन हो। उसके बाद उसकी स्पाइनल कोड में से, जो पीछे उसकी स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हिंदी में, उस स्पाइनल कोड में से हम L5 को पंचर करते हैं। लंबर पंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लंबर पंचर। क्योंकि एल का मतलब होता है लंबर, तो हम स्पाइनल कोड में लंबर को पंचर करते हैं। वहां पर इंजेक्शन लगाते हैं, इस तरह से इंजेक्शन लगा के वहां से कुछ फ्लूइड निकालते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप तो कह रहे हो कब से ब्रेन की लेयर, ब्रेन की लेयर, ब्रेन की लेयर, तो फिर आप स्पाइनल कोड को क्यों पंचर कर रहे हो? तो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बोला था, चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कोड, दोनों के ऊपर कवरिंग होती है तीनों लेयर की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन में इन्फेक्शन होगा। अगर ये लेयर स्पाइनल कोड की खराब हो गई तो पूरे पे होता है, ब्रेन पे भी कवरिंग होती है, स्पाइनल कोड पे भी कवरिंग होती है। ब्रेन की लेयर खराब है मतलब स्पाइनल कोड की लेयर भी खराब है, क्योंकि दोनों पे एक ही कवरिंग होती है, पायामेटर, एरेकिनोइड, ड्यूरामेटर की। तो हम क्या कर रहे हैं, स्पाइनल कोड को पंचर कर रहे हैं। दिस इज अ स्पाइनल कोड। और सपोज करो कि यहाँ पर L5 है, लंबर है। कौन सी वर्टिब्री है? लंबर वर्टिब्री। मैंने आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्पाइनल कोड पढ़ा रखा है, और आपको पता होना चाहिए स्पाइनल कोड में वर्टिब्रास होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कॉक्सिक। तो वहां पर जब स्पाइनल कोड लेते हैं तो लंबर वर्टिब्री आती है। उस लंबर वर्टिब्री में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, L5 में कहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे? L3 L4 के बीच में, मतलब L3 से L4 के बीच में लगा लो, L5 में लगा लो। वहां पे इंजेक्शन लगा के आपका हम CSF निकालते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम लंबर पंचर करके निकाल रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कितना % WBC है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है, यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो इतना होगा, वायरल होगा तो इतना होगा, फंगल होगा तो इतना होगा। तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना यहाँ पर WBC का अमाउंट है। उससे हमें पता लग जाएगा कि किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है। तो ये सारे डायग्नोसिस के तरीके हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा लंबर पंचर, फोर्थ है PCR। आपने CSF निकाला, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब उसमें बैक्टीरिया है या नहीं हमें पता करना है। अगर हमारे नॉर्मल टेस्ट से हम पता नहीं कर पा रहे तो हम उसका कराएंगे PCR। PCR में क्या होता है, हम इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट देके यहाँ पर इसका नंबर बढ़वाते हैं। अगर बैक्टीरिया हुआ तो वो अपने नंबर बढ़ा लेगा और हम इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हमने CSF लिया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर इसमें बैक्टीरिया होगा और हमें पता नहीं लग रहा तो हम करवाएंगे PCR। PCR का मतलब होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जहां पर बैक्टीरिया अपने नंबर बढ़ा लेगा। अगर होगा तो अपने नंबर बढ़ाएगा, और नंबर बढ़ाएगा तो हमें इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी तरीके दे रखे हैं, जैसे वेस्टर्न ब्लड टेस्ट और थिन ब्लड स्मेयर। तो यहाँ पर कई तरीकों से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपको मेनिंजाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट है ट्रीटमेंट। अगर आपको मेनिंजाइटिस हुआ है तो आपको कौन कौन से ट्रीटमेंट लेने हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर बैक्टीरिया से हुआ या वायरस से हुआ तो एक्यूट मेनिंजाइटिस होता है, पर अगर फंगस से हुआ तो क्रॉनिक, मतलब घातक मेनिंजाइटिस होता है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर हुआ है तो हमें स्टेरॉइड लेने चाहिए ताकि इंजरी कम हो, एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए। तो हमें कॉम्बिनेशन लेना है, हमें स्टेरॉइड भी लेना है, एंटीबायोटिक भी लेना है, ताकि हम सही कर सके बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को। ओके, चलिए ड्रग्स भी आप ले सकते हो, जैसे एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीपैरासिटिक। क्योंकि वायरस से हो रहा है तो एंटीवायरल, बैक्टीरिया से हो रहा है तो एंटीबैक्टीरियल, फंगल से हो रहा है तो एंटीफंगल, पैरासाइट से हो रहा है तो एंटीपैरासिटिक। ये सब हमें लेनी पड़ेगी। एंटी का मतलब है उनकी दुश्मन, वायरस की दुश्मन एंटीवायरल। ओके, वैक्सीन भी लगानी पड़ सकती है फॉर मम्स एंड डिसइनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। अगर इसकी वजह से हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, तो वैक्सीनेशन जरूरी है। या फिर प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स। तो ये सारे ट्रीटमेंट है, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, ड्रग्स, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, दीज आर द ट्रीटमेंट्स। उसके बाद हमने देखा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से पहले हमने देखा सिम्टम्स, और उससे पहले हमने देखा कि कितना कंसंट्रेशन होगा, और उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से इन्फेक्शन होगा, डायरेक्ट स्प्रेड, हेमाटोजेनियस स्प्रेड। ओके,
यहाँ पर हमने देखा था इंसेफेलाइटिस अलग चीज है और मेनिंजाइटिस अलग चीज है। तो यहाँ पर और इस डायग्राम में हमने देखा था ड्यूरामीटर, एरेकिनोइड, पायामीटर। ये था आपका कंप्लीट लेक्चर ऑफ मेनिंजाइटिस। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। हमने सब कुछ देखा, डायग्नोसिस, सिम्टम, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, और मेनिंजाइटिस क्या होता है, एंसेफेलाइटिस क्या होता है, और कैसे अफेक्ट होती है हमारी ब्रेन की लेयर, सीएसएफ कितना बनता है, सीएसएफ का रोल क्या होता है, सब कुछ इस लेक्चर में हमने देखा मेनिंजाइटिस के लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ना है वो भी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, चेक कर लेना। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट मिलती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, पोल, सब कुछ टेलीग्राम पे है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम से मस्त ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और अगर लिंक ओपन नहीं होती है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए चैनल का नाम डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। कोई डिजीज की प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करना। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।